गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग विद्युत करंट पढ़ने वाले, ठीक है। हम लोग इससे पहले फिजिक्स का 2 चैप्टर पढ़ लिया, एक प्रकाश पढ़ लिया, लाइट, और एक पढ़ लिया हम लोग ह्यूमन आई पढ़ा है। इसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट, ये कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सी मुख्य पॉइंट होते हैं, वो सारा हम लोग आज पढ़ने वाले, ठीक है, एक ही वीडियो में। तो बने रहो, लास्ट तक देखो और अपने समझो पूरा बढ़िया से। अब हम लोग है विद्युत करंट। तो हम लोग विद्युत का डिफिनेशन देने से पहले अब हम लोग इसका पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहले आवेश लिखते, क्या लिखते हैं? आवेश। इसको क्या बोलते हैं? चार्ज। आवेश पहले आएगा। आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने पहले पढ़ा चुका है हम लोग, क्या बोलते हैं आवेश किसे कहते हैं? आप लोग कोई बोलोगे यहाँ पे? नहीं, आवेश पूछ रहे, बोलेंगे आवेश किसी वस्तु का, हर एक वस्तु का एक गुण होता है। क्या होता है? आवेश हर एक किसी वस्तु का गुण होता है, जो वो वस्तु क्या करती है, किसी बल को आरोपित करने की प्रवृत्ति रखती है, उसे ही क्या बोलते हैं? आवेश। आया समझ में? समझ में आया? अब आवेश का हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। आवेश चार्ज, यहां देखना है Q बराबर NE, फॉर्मूला समझना है। आवेश का SI मात्रा क्या होता है? आवेश का SI मात्रा क्या होता है? बोलो तो। कूलम। आवेश का SI मात्रा क्या होता है? कूलम, जिससे C से डिनोट किया जाता है। आए समझ में? और आवेश को कौन सा लेटर से डिनोट किया जाता है? कैपिटल Q से, कैपिटल Q से। और Q का फॉर्मूला यानी कि आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? Ne। N मीन्स संख्या, नंबर, E मीन्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलेंगे? आवेश बोलेंगे। ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? आवेश बोलेंगे। बोलेंगे कि आवेश जब विद्युत धारा प्रवाह होती है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। क्या होता है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? प्रवाह होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, उसी को क्या बोलेंगे? आवेश कहते हैं। यहाँ से फॉर्मूला आता है, और इस सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा आता है, इसका SI मात्रक आ जाएगा। SI मात्रक कूलम बोलेंगे, जिसे C से डिनोट करते हैं। इसका SI आवेश को किस लेटर से डिनोट करते हैं? Q से। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? Ne। अब यहाँ पे आएगा कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं? ये ऑब्जेक्टिव में आता है। कितना कूलम होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 या 19, 20, कितना? 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब बोलता है आपको कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होते हैं? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये याद रखना, आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। अब यही बोलता है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में। और इसका गणना करने के लिए भी आता है 2 नंबर में। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कितना हो जाएगा, बोलो तो कितना? अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कितना होगा? कितना? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 19 नहीं होगा, 18 होगा इलेक्ट्रॉन। कितना होगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। सही है ना? अब यहाँ पे गणना करने आएगा। क्या आएगा? गणना करें, इसको लाएं, आप कैसे लाओगे? 2 नंबर का आएगा। ये तो ऑब्जेक्टिव है।
तो हम लोग क्या करेंगे, गणना कौन सा फॉर्मूला से करेंगे, यही फॉर्मूला से करेंगे। आ रहा समझ में? तो ये फॉर्मूला मेरा क्या है, यानी कि हम लोग का इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन यानी कि लाना, नंबर लाना है, क्या लाना है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E हो जाएगा, Q बाई E हो जाएगा। n आइए, E क्या है, गुना में था, इधर भागा में चला है, Q का नीचे में चलाया E। अब हम लोग यही फॉर्मूला से निकालेंगे कि कितना नंबर होता है इलेक्ट्रॉनों की, कितनी संख्या होती है एक कूलम इलेक्ट्रॉन में, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये निकालना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कूलम कितना है, कितना कूलम है, Q की जगह पे कितना है, 1 कूलम है, डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब देखो C से C कट जाएगा, C से C कट जाएगा। अब हम लोग का क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ अब क्या करेंगे, ध्यान देना है, ये जो मेरा है 10⁻⁻⁹, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1.6, और ऊपर जो है ये 10⁻⁻⁹ जो है 1 बाई 10⁻⁻⁹ है, ये हमारा क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 10 क्या लिखेंगे, +19, 10 क्या लिखेंगे, +19, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, तो 10 क्या लिख सकते हैं, +19। अब और क्या लिख सकते हैं इसको, यहां देखो ध्यान से, अगर हम लोग इसमें से क्या निकाल लेते हैं, एक 10 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 कितना बचेगा, 18 बचेगा, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है। अगर इसको फिर इसमें गुना कर देंगे तो 18 और एक 19 हो जाएगा। तो इसको हम लोग तोड़ लिए और यहाँ पे क्या लिख लिए, 1.6। अब यहाँ पे देखो ये भी पॉइंट को हटा देंगे, अगर क्या कर ले, ये भी पॉइंट को रिमूव कर दे, तो एक पॉइंट क्या हो गया, ये इधर चलाया, तो उसके जगह पे एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसके जगह पे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब क्या करना है, ध्यान से, ये मेरा 16 का 100 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 16 छक कितना हो जाएगा, 16, 6 जा कितना हो जाएगा, 196, यानी कि 6 जा 196, तो कितना बचा, 4 बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 16 है, तो एक क्या डालेंगे, उसमें 0 आ जाएगा, 4 पे 0 तो 14 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब 16 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार, कितना हो जाएगा, 32। अब बचा 8, फिर उसमें एक 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट का भागा चल रहा है, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 16 का कितना बार पढ़ेंगे, 80 आ जाएगा, 16 5 जा 80, 5 जा। अब क्या करेगा, मेरा कितना बच गया, यहाँ पे इसका जो डिवाइड कर दिए कितना आ गया, 6.25 में आ गया, और 10⁻18 क्या बच गया, यही मेरा क्या है, आंसर है। कितना इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या है, कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इतना आ गया। अब इसका गणना कैसे हो गया, आप लोग को पता चल गया है, समझ में आ गया ना सबको। आप लोग नोट्स, इसका नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग आवेश पढ़ लिए, ठीक है ना। आवेश क्या बोले थे, हर एक किसी वस्तु का गुण होता है, आंतरिक गुण होता है, जो अपने किसी बल को आरोपित करने की क्षमता रखती है, प्रवृत्ति रखती है, और आवेश को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, ठीक है। ये हर एक वस्तु का गुण होता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आवेश के बाद विद्युत धारा क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा, इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखना है विद्युत धारा, यहां देखो सबसे पहले बोलेंगे
कि इधर सुनो, विद्युत धारा जस्ट इसी से बनेगा, क्या बनेगा? आवेश की परवाह, जो आवेश जो फ्लो होता है, आवेश की परवाह और समय के साथ होता है। मान लेते हैं कि जो चार्ज है वो किसी चालक तार से फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, और वो प्रवाहित हो रहा है और कितना समय लगा रहा है कि नहीं? तो समय के साथ चार्ज फ्लो होता है, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। यानी कि टाइमिंग के साथ चार्ज जो फ्लो होता है उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला अगर इसका डिफिनेशन देना चाहे तो क्या हो जाएगा? आवेश की प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। अब बोलेंगे आप लोग, हम बोल रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं उससे, ठीक है? डिफिनेशन को हम लिख नहीं रहे, सिर्फ हम मेन पॉइंट्स को लिख रहे हैं, बाकी जो बोल रहे हैं आप उसको नोट्स कर सकते हैं। तो क्या बोले? विद्युत धारा, आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। ये तुम्हारा डिफिनेशन हो गया। अब बोलेगा कि विद्युत धारा का जो डिनोट किया जाता है, कौन सा लेटर से डिनोट किया जाता है? आई से। कौन सा लेटर से? आई से। अब विद्युत धारा आई से डिनोट किया जाता है, और आई बराबर फॉर्मूला क्या है? आवेश की प्रवाह की दर। आवेश मतलब, आवेश को क्या बोलते हैं? ऐसा अगर लिखेंगे हम लोग, विद्युत धारा बराबर अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आवेश बटा समय। क्या बोलेंगे? समय। विद्युत धारा का कौन सा लेटर से डिनोट किया जाता है? आई से। याद रखना, आई मींस विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इक्वल टू आवेश को किससे बोले थे? क्यू से, और समय को किससे बोले थे? टी से। तो ये तुम्हारा क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया, आई बराबर क्यू बाई टी। अब बोलेंगे एक चीज और देखना है, विद्युत धारा को तो आई से डिनोट करना बता दिए हैं, और विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या बोलेंगे? एस आई मात्रक क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर, जिससे ए से डिनोट किया जाता है, एम्पियर। अब विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? यंत्र को क्या बोलते हैं? अमीटर। क्या बोलेंगे? अमीटर। ये जो विद्युत धारा जो यंत्र जो मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं? अमीटर। अब एसआई मात्रक क्या बोलेंगे? एम्पियर। याद रखना, ये सब सारा ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है ना? अब क्या होगा इसका, और हम लोग लिखेंगे कि 1 एम्पियर बराबर, आई का मात्रक क्या बोले हम लोग? एसआई यूनिट क्या बोले? एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर, और क्यू का एसआई मात्रक, आप जब भी फिजिक्स पढ़ो तो फिजिक्स का जो है एक ही फंडा है, आप इसका क्या करना है, ये थ्योरी याद मत रखो, लेकिन इसका फॉर्मूला और इसका यूनिट्स वगैरह, एसआई यूनिट्स वगैरह आपको याद रखना। अगर ये याद हो गया तो आप इसका क्या करोगे? डिफिनेशन आप खुद से बना लोगे, ठीक है? यही देखना है हम लोग को। एम्पियर का क्या बोले? आई का एम्पियर, और आवेश का यानी कि चार्ज का क्या बोले? कूलम। क्या बोले थे? क्या बोले? कूलम। और समय, समय टाइम से डिनोट करते हैं, और समय का एसआई मात्रा क्या हो गया? सेकंड हो गया। क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो ये देखो तुम्हारा क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित करिए। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि 1 एम्पियर बराबर, ऑब्जेक्टिव में रहेगा क्या होगा? कूलम बाई सेकेंड, है ना? सेकेंड बाई कूलम, ऐसा वैसा करके बहुत सारा आएगा, वोल्ट बाई कूलम ऐसा करके आएगा। तो ये तो पहले ऑब्जेक्टिव में आ गया, ये भी ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला आएगा, बन जाएगा। इसका एसआई मात्रक से अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो बना। फिर अगर 2 नंबर का आ गया, क्या आ गया कि 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित करिए, तो क्या बोलेंगे? 1 कूलम आवेश। देखो हमको अलग से याद नहीं रखना है, फिजिक्स एक ऐसा चीज है कि तुम फॉर्मूला से ही याद रखोगे, सारा डिफिनेशन आपको याद हो जाएगा। 1 कूलम आवेश क्या है? 1 कूलम, कूलम को क्या बोलते हैं? इसका किसका एसआई मात्रक? आवेश का, था ऐसा बोल देंगे। 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो समझा जाता है कि 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हुआ। 1 एम्पियर का विद्युत धारा
हुआ, यानी कि 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में अगर प्रवाहित हो जाता है तो क्या समझा जाता है, कितना विद्युत धारा का मान हुआ, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर विद्युत धारा का मान हुआ। तो ये हम ऐसा उसको लिख देंगे तो मेरा परिभाषित हो गया और 2 नंबर का आसानी से सवाल बन गया। यहाँ पे तुम्हारा विद्युत धारा का बन गया है। आए समझ में, विद्युत धारा सबको समझ में आ गया है कि नहीं। अब हम लोग चलेंगे इधर, देखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा अब है मेरा विद्युत, ये विभव, क्या है, विभव। विभव क्या है, विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या है, विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग इसका क्या बताए थे डिफिनेशन, आप लोग को याद है, इलेक्ट्रिक, यहां देखो, अब इसका भी हम लोग अगर डिफिनेशन याद करेंगे तो याद नहीं होगा। इधर देखो ध्यान से, याद नहीं करना है, इसको फिगर द्वारा याद करना है। क्या करना है, फिगर द्वारा याद करना है। एक फिगर बनाते हैं बढ़िया सा, इधर देखो, उधर एक मान लिए, एक ये क्या है, क्या बनाए, विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड। कौन सा फील्ड बनाए, इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाए, और विद्युतीय क्षेत्र के किसी अंदर एक पॉइंट ले लिए, ठीक है, कोई विद्युतीय क्षेत्र के अंदर कोई एक पॉइंट ले लिए। पॉइंट किस लिए लिए, कि जब भी अगर इलेक्ट्रिक फ्लो होता है तो उसके अगल बगल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, जैसे मैग्नेट हम लोग देखे हैं कि अगर मैग्नेट हम लोग लिया हुआ रहेगा तो मैग्नेट के चारों ओर उसका एक, जितना उसका पावर होता है उसका चारों ओर मैग्नेटिकल फील्ड बन जाता है। अगर उस फील्ड के अंदर अगर चुंबकीय पदार्थ कुछ भी अगर लाएंगे तो दूर से ही उसका फील्ड में अगर प्रवेश कर जाएगा तो वो उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। अगर वो उससे ज्यादा ताकतवर रहेगा तो खींच लेगा, अगर उससे कम ताकतवर रहेगा तो वही उसके पास चला जाएगा खिंचा करके। आए समझ में। तो वैसे ही सेम सेम किसमें होता है, किसमें होता है, सेम सेम इलेक्ट्रिक में भी वैसे ही होता है। आप 11,000 वोल्ट अगर खुला हुआ रहे वायर, अगर आप उसको छूओगे तभी करंट नहीं मारेगा, बल्कि आप उससे थोड़ा दूर भी अगर रहोगे, है ना, जितना उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड बना हुआ है आप उससे उतना दूर भी रहोगे, अगर वहां उसके फील्ड के अंदर चले जाओगे तो वो आपको क्या कर लेगा, खींच लेगा। इसलिए बोलते हैं इसमें भी फील्ड बनता है, ये ध्यान रखना। मान लेते यहाँ पे इलेक्ट्रिक है तो इसका मान लेते इतना फील्ड बन रहा है, ठीक है, तो वही फील्ड है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, इसका फिगर कैसे हम लोग फिगर द्वारा करेंगे। ये मेरा क्या है, इन्फिनाइट है, क्या है, अनंत। अनंत से क्या आ रहा है, प्लस क्यू, क्या ला रहे हैं, प्लस क्यू ला रहे, क्या ला रहे हैं, प्लस क्यू ला रहे। अब देखो इसका फिगर बन गया। अब यही फिगर से हम लोग इसका डिफिनेशन देंगे। क्या करेंगे, और बढ़िया से सीखना। बोलेगा कि विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, क्या बोल रहे हैं, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर अनंत से, कहां से, अनंत से धन आवेश, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगर हिंदी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, धन आवेश। क्या बोले, फिर से बोलो, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर अनंत से धन आवेश लाने पर किया गया कार्य को क्या बोलेंगे, विभव कहते हैं। क्या बोलेंगे, ऐसा भी बोल सकते हो कि अनंत से धन आवेश विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को क्या बोलेंगे, विभव कहते हैं। जैसे जैसे आपको, जैसे मान लेते अगर फिगर याद रहेगा, अगर फिगर समझ में रहोगे तो आप इधर से या फिर इधर से कैसे भी इसका डिफिनेशन दे दोगे और सब अच्छा ही रहेगा। 2 तरीका से बोल दिए ना, कैसे, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु पर अनंत से धन आवेश लाने में किया गया कार्य को क्या बोलेंगे,
विभव अगर वैसे नहीं बोले तो ऐसे बोल दो, अनंत से धन आवेश किसी क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र किसी एक बिंदु पे लाने में किया गया कार्य को क्या बोलेंगे? विभव कहेंगे। आ गया, याद हो गया सबका? इसीलिए रटना कभी नहीं फिजिक्स, फिजिक्स रटने का चीज ही नहीं है, ये सिर्फ समझने का चीज है। अगर समझ गए तो आप डायरेक्ट इसका दे सकते हो, ठीक है। यहाँ देखना है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कि विभव जो है इसका डिफिनेशन सबको सीख गए हैं, आप लोग का याद रखना है तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, विद्युतीय विभव यहाँ देखना है, इसका हम लोग एसआई मात्रक लिखेंगे। पहले विभव को किससे डिनोट किया जाता है? V से। किससे डिनोट किया जाता है? V से। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। इसका यंत्र, इसके मापने का यंत्र को, मशीन को क्या बोलते हैं? विभव मापने का यंत्र को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर, ऐसा वोल्टामीटर, ठीक है, याद रहेगा। ठीक, यहाँ पे ये तो हो गया है। इसके बाद एक टॉपिक इससे ही रिलेटेड है, क्या है? विभवांतर। क्या आएगा? विभवांतर। क्या आएगा? विभवांतर। अब बोलेंगे विभवांतर जो है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बोलता है कि विभवांतर जैसे मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट है, क्या कितना पॉइंट है? दो बिंदु है। अब इसका अंतर हम लोग दो तरीका से दे सकते हैं फॉर्मूला। एक है कि जैसे इधर से भी आया एक पॉइंट पे और कोई एक पॉइंट पे इधर से भी आया, अब दोनों का डिफरेंस को, दो विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे। दो विभव के अंतर को क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। तुम ऐसा भी इसका डिफिनेशन दे सकता है, किसी विद्युतीय अनंत से धन आवेश लाने में किस विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, है कि नहीं, बिंदु विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे पर का डिफरेंस है, दो बिंदु पे आया और दोनों बिंदु का क्या करेंगे? डिफरेंस, अंतर को ही क्या बोलेंगे? विभवांतर। अब यहाँ पे विभवांतर का जो फॉर्मूला है क्या है? विभवांतर बराबर क्या फॉर्मूला लिखाए थे? विभवांतर बराबर, अभी हम लोग जो थ्योरी पढ़े इसी से किया गया कार्य को ही क्या बोलेंगे? हाँ, तो V बराबर क्या लिखाए थे? W बटा Q, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। V बराबर W बटा Q, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कार्य बटा आवेश। कैसे? जब विभवांतर हुआ तो काम हुआ, क्या चीज लाने में काम हुआ? आवेश। आवेश लाया तो काम हुआ। काम जो किया है किसके लिए काम किया? तो वो आवेश लाने में, इसलिए कार्य बटा आवेश। V बराबर W बाई Q। और हम लोग लिख सकते हैं W बराबर क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? VQ। W बराबर क्या लिख सकते हैं? VQ। ये सब फॉर्मूला देखो ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में देखो। यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से बोलता है कि इसका ऑब्जेक्टिव में देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, यहां पर से देखो ऑब्जेक्टिव में, ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट आ ही जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना, प्लस इसका मात्रक से भी फॉर्मूला आता है। मात्रक से क्या आएगा? 1 वोल्ट बराबर W जो है, W कार्य का मात्रक क्या होता है? आप लोग को याद है 9 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, याद रखना। तो 1 जूल अब बटा आवेश का क्या लिखा है? कूलम, यानी कि ऐसा आता है, ये आएगा 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। ऑप्शन में ऐसा रहेगा,
जूल बटा कूलम। बोलेगा 1 वोल्ट बराबर इनमें से क्या है, आए समझ में? इनमें से कौन विभवांतर का एसआई मात्रा का सूत्र है, तो क्या बोलेंगे? जूल बटा कूलम। एकदम आया हुआ ये वाला ऑब्जेक्टिव। आप देखोगे जब सेट बनाओगे ना 2022, 23, 24 है ना, इस बार 25 का, तो उसमें आया हुआ रहेगा, हम देखे हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से बहुत ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो पूरा ध्यान से रखना है और ध्यान से पढ़ना है, ताकि एक एक चीज ना छूटे। और यही सब आपको अच्छा से अगर याद रखोगे ये सब टॉपिक, तो एक एक ऑब्जेक्टिव आपका सही आएगा, गलत नहीं बन करके आएगा। समझ गया ना? तो आपको विभव और विभवांतर भी समझ में आ गया, इसका सूत्र वगैरह, इसका मात्रक, एसआई मात्रक, इसका यंत्र, एसआई मात्रक जो भी है सब समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद, अब इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रतिरोध। क्या टॉपिक है? हाँ, रेसिस्टेंस। अब बोलते हैं ये प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध ये इलेक्ट्रिक में क्या काम करता है? तो अब हम लोग समझेंगे कि प्रतिरोध, अगर इसको तोड़ेंगे, अगर हम लोग यहाँ से इंग्लिश हिंदी में भी समझ सकते हैं, और प्रति प्लस रोध, रोध मतलब विरोध, किसी चीज का विरोध करना, रुकावट डालना, समझे? अगर इंग्लिश में समझेगा तो रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? रुकावट डालना। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? रोकना, रुकावट डालना, टेंस। तो बोलता है प्रतिरोध, ये बोलता है किसी के प्रति क्या करता है? रुकावट डालता है। किसका प्रति? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत, तो विद्युत धारा का प्रति। आए समझ में? जब विद्युत धारा कोई भी चालक तार से प्रवाहित होती है, ठीक है, कोई भी चालक तार से जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें विद्युत धारा, वो प्राकृतिक जो चालक होता है उसका एक गुण होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है? कुछ ना कुछ, कि कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, किसी का ज्यादा गुण होता है, किसी का कम गुण होता है। वो गुण क्या होता है? रोकना। वो विद्युत धारा का क्या करती है? रोकती है, उसको बहने से क्या करती है? रोकती है, उसके रास्ते में रुकावट बनती है, रुकावट डालने का काम करती है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिरोध बोलते हैं। ऐसे समझ में एकदम आसानी से समझेंगे कि प्रतिरोध किसे बोलेंगे? बोलेंगे जब विद्युत धारा किसी चालक तार से प्रवाहित होती है तो उसके रास्ते में रुकावट पैदा होता है। प्रतिरोध गुजरने से, फ्लो होने से क्या होती है? रुकती है, ठीक है ना। यही रुकावट, यही विरोध को वो चालक तार, प्राकृतिक चालक तार क्या करता है? उसका विरोध करता है जाने से। अब जैसे बहुत सारा अलग अलग किस्म का, अलग अलग प्रकृति का चालक तार होता है, चालक होता है, जो कि अलग अलग सबका प्रतिरोध होता है, ठीक है। कोई अच्छा चालक हुआ तो उसका प्रतिरोध कम हुआ, कोई खराब चालक हुआ तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। अब ऑब्जेक्टिव देखो यहां से भी आता है, यहां से क्या आता है कि जैसे हम लोग ले लिए, क्या ले लिए? चांदी ले लिए, और क्या ले लिए? तांबा ले लिए, और क्या ले लिए? एल्युमिनियम ले लिए, और क्या ले लिए? लोहा ले लिए। अब बोलेगा आपको कि इनमें से ये सब चालक पदार्थ है, क्या है? ये सब चालक पदार्थ है, और चालक पदार्थ में से कौन सबसे विद्युत का अच्छा चालक है? अब कौन अच्छा नहीं है? तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये आता है, इनमें से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो क्या बोलेंगे? चांदी। इनमें से कौन, अगर चांदी ऑप्शन से हटा दे तो क्या बोलेंगे? तांबा। अगर बोलेगा ये चारों ऑप्शन रहेगा, बोलेगा इनमें से सबसे खराब चालक कौन है विद्युत का? तो क्या बोलेंगे? लोहा। अब अच्छा चालक और खराब चालक क्यों बोले, इसका क्या रीजन है? हाँ हाँ, तो वही बोल रहे हैं हम लोग कि इसका रीजन है, अच्छा चालक और खराब चालक इसलिए बोलते हैं कि लोहा जो है इसमें रेसिस्टेंस का मात्रा जो होता है बहुत होता है, इसमें रेसिस्टेंस क्या होता है? बहुत होता है, इसमें प्रतिरोध बहुत होता है, जिसके कारण
इलेक्ट्रिक उतने अच्छा से प्रवाहित धारा नहीं हो पाती है, और लोहा क्या होता है, नहीं हो पाएगी, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसीलिए लोहा का तार क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। इसलिए गर्म होने के कारण प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण गर्म होता है, और गर्म होने के कारण शॉर्ट सर्किट लोहा का वायर में अगर रहेगा तो ज्यादा मारेगा। ठीक है, इसीलिए उससे बढ़िया क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम का वायर लगा लो। अगर उससे भी बढ़िया लगाओगे, जो कि अच्छा से फ्रिज वगैरह, हीटर वगैरह, जो घर में जो ज्यादा वोल्टेज वाला उपकरण है, इक्विपमेंट है, वो आसानी से चला सकोगे, तांबा का, है ना, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा क्या है, चांदी। चांदी भी बोलता है एक विद्युत का सबसे अच्छा बेहतरीन चालक है। इसमें प्रतिरोध का मात्रा एकदम कम पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये हाई वोल्टेज को प्रवाहित करती है, विद्युत धारा को हाई वोल्टेज को प्रवाहित करती है। बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, पैनल में, डीबी में, पैनल से डीबी ले जाने में जो वायर होता है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में जो 20 तल्ला 30 तल्ला बिल्डिंग्स होता है, उतना वोल्टेज को मेंटेन करने में, बनाए रखने में, उच्च वोल्ट प्राप्त करने के लिए कौन सा वायर लगाया जाता है, चांदी का। ठीक है, चांदी का वायर लगाया जाता है, क्योंकि वो आसानी से वोल्टेज को प्रवाहित करे, विद्युत धारा को, रुकावट कम पैदा करे, और रुकावट कम पैदा करेगा तो वायर भी गर्म नहीं होगा। आए समझ में, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ये तुम्हारा हो गया प्रतिरोध। अब बोलेंगे प्रतिरोध का बोलेंगे निम्नलिखित कितने बातों पर निर्भर करती है। प्रतिरोध, यहाँ ये टॉपिक है, प्रतिरोध क्या बोलेंगे, निम्नलिखित कितने बातों पे, 4 बातों पर क्या करती है, निर्भर करती है। अब बोलेगा प्रतिरोध जो होता है ये 4 तरह से डिपेंड करता है, कि किसमें कितना प्रतिरोध होगा, किसमें कितना नहीं होगा, ये 4 बातों पर निर्भर करेगा। और ये हमारा ये वीवीआई क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता रहता है, इसका ऑब्जेक्टिव भी बहुत आएगा यहाँ से, और सब्जेक्टिव भी बहुत आएगा, इसीलिए इसको अच्छा से देखना। बोलेगा प्रतिरोध निम्नलिखित 4 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि प्रतिरोध कितने बातों पर निर्भर करता है, क्या बोलेंगे, 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला कौन सा, चालक की किसमें, लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। बोलेंगे कि प्रतिरोध क्या करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। अगर चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे, और प्रतिरोध क्या होता है, चालक की लंबाई का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है, सीधा समानुपाती। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्रतिरोध जो होता है चालक की लंबाई का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। याद रखना, सीधा क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, सीधा समानुपाती होता है। यानी कि जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, इसका लंबाई का, एल का। अगर इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ कि अगर जिसका प्रतिरोध यानी कि लंबाई ज्यादा रहेगा, अगर वायर का लंबाई ज्यादा रहेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। जितना लंबा तार, मान लेते पॉल मेरा 1 किलोमीटर यानी कि 500 मीटर है, 500 मीटर से पॉल से वायर से क्या विद्युत धारा को ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, तो उतना दूर आएगा, और आते आते कितना रेसिस्टेंस बनेगा, कितना रुकावट होगा, इसलिए वोल्टेज मेरा कम जाएगा। यानी कि लंबाई बढ़ा दिए, प्रतिरोध भी क्या हो गया, बढ़ गया। अगर वही हमारा पास में ही हो, 10 मीटर 5 मीटर बगल से ही वायर को लेके आए पॉल से, तो इसमें लंबाई कम है, इसलिए ज्यादा प्रतिरोध भी नहीं होगा, जिसके कारण वोल्टेज भी बहुत अच्छा पहुंचेगा। इसलिए बोल रहा है लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा, ये याद रखना। अब बोलता है कि दूसरा नंबर में बोलेंगे, अगर यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनाए, R1 बाई R2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 बाई L। सो अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध
का जो बात पे निर्भर करता है, वो एक हो गया चालक की लंबाई पर। ये समझ में सबको आ गया बढ़िया से। ऑब्जेक्टिव अब बोलेंगे क्या, चालक की अनुप्रस्थ परिच्छेद की क्षेत्रफल पर। किसका, चालक की अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल पर। इसका मतलब समझे, अनुप्रस्थ परिच्छेद का मान लेते हैं ये वायर की क्या है, मोटाई है, ये लंबाई है। अब इसको मान लेते हैं यहाँ से छील दे, कट कर दे। कट करने के बाद मान ले यहाँ से कट कर दे, कट करने के बाद देखेंगे ये इसका एरिया कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। काट का क्षेत्रफल इसके बीच से कट कर दे और कट करके देखे कि वो कितना लंबा कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, कितना इसका मोटाई है। काट दिया, ये वायर को काट दिया, काट के देखे ये कितना मोटा है। ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है वही क्षेत्रफल को बोलेंगे। इस पे भी क्या करता है, वो निर्भर करता है। इसमें बोल देंगे कि चालक की अनुप्रस्थ परिच्छेद का भी क्या करता है, प्रतिरोध। यहाँ पर अगर लिखेंगे डैश दे करके, तो चालक की अनुप्रस्थ प्रतिरोध का क्या करता है, प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। और बोलेंगे चालक का जो प्रतिरोध होता है वो इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, इसमें क्या था, समानुपाती था, इसमें क्या था, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे बोलेंगे आर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इसका क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल को किसे डिनोट करते हैं, ए से, यानी कि प्रतिरोध इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, याद रखना। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा। एरिया, अब एरिया का उल्टा करेंगे तो नीचे क्या है, 1 छुपा है, इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 1/a। आए समझ में, इसलिए क्या लिखे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि 1/a। आए समझ में कैसे 1/a लिखाया है। अब बोलेंगे इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, A2/A1। उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा था, यहाँ पे क्या था, उल्टा हो जाएगा, इसलिए उल्टा कर दिए। ये तुम्हारा बन गया, ये ऑब्जेक्टिव में आया। ये वाला क्या आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। अब बोलेगा कि R जो होता है एरिया का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, बराबर दे देगा, R बराबर A दे देगा, है कि ना, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a दे देगा। इस टाइप से 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा, 4 ऑप्शन में। आपको क्या करना है, उसको देखना है और समझना है। पहले समझ के रहोगे अच्छे से तो आप दे सकते हो। इसके बाद है तीसरा नंबर में कि क्या है बोलो तो, चालक के ताप पर, ऐसा बोल देंगे डायरेक्ट, क्या बोलेंगे, ताप पर, यानी कि टेम्परेचर पर भी वो क्या करता है, निर्भर, डिपेंड रहता है। अब बोलेगा कि ताप पे कैसे बोलते हैं, बोलेंगे अगर ताप का जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, यानी कि बोलेंगे प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रतिरोध भी वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ेगा। आया समझ में, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे, अब बोलेंगे ठंडी के दिनों में टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है, क्या रहता है, कम रहता है, कूल टेम्परेचर रहता है, इसलिए वायर क्या होता है, गर्म नहीं, ज्यादा प्रतिरोध नहीं होता है। ठंडे के दिनों में अक्सर वोल्टेज ज्यादा हमको दिखने को मिलेगा, लेकिन वही हम लोग अगर गर्मियों के दिनों में अगर देखेंगे तो वोल्टेज क्या होगा, बहुत कम आता है। गर्मी के दिनों में पंखा चलाएंगे, सब कुछ चलाएंगे, एकदम लगेगा हिल रहा है, और वही ठंडा में चला देगा तो भागने लगेगा सब। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर पे ये निर्भर करता है। अब आपको समझ में आ रहा है ये सब चीज, बोलेंगे क्योंकि गर्मी के दिनों में 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जिसके कारण ऑलरेडी तो टेम्परेचर बढ़ा होता है। अब जो वायर जो
होता है उसका भी क्या होता है, प्रतिरोध टेम्परेचर के कारण उसका भी प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब जैसे ही प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट जो फुल स्पीड से जो बह रहा था उसका फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब टेम्परेचर ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा हो गया, तो प्रतिरोध प्रवाहित क्या हो गया, विद्युत धारा कम प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वोल्टेज वगैरह क्या हो रहा है, कम हो गया, फैन वगैरह स्लो चल रहा है। यही इसका रीजन है। रीजन समझ में आ गया सबको, हाँ रीजन आ गया सबको समझ में। अब बोलेगा चौथा, हाँ चालक की प्रकृति पर अक्सर वोल्टेज कम देखने को मिलेगा गर्मियों के दिनों में। जितना ठंडा में वोल्टेज दिखेगा उतना गर्मी में नहीं दिखेगा, इसका ये कारण है। ठीक है, अब बोलेंगे चौथा क्या है, चालक की प्रकृति पर, यानी कि इसका नेचर पे। वो चालक का जो उसका जो पदार्थ है वो किस चीज का बना हुआ, कौन सा पदार्थ का, उसका प्रकृति उसका नेचर पे डिपेंड करता है। वो अभी हम लोग लिखे थे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, तो वो सब चालक पदार्थ है। और सब चालक पदार्थ होने के बावजूद सब अलग अलग पदार्थों का है। कोई चांदी है, कोई एल्युमिनियम है, कोई लोहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। जैसा जैसा चालक का प्रकृति होगा वैसा वैसा उसका प्रतिरोध होगा। ठीक है, लोहा में क्या होता है, लोहा में ज्यादा प्रतिरोध होता है, चांदी में बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि उसका प्रकृति वैसा ही है, तो वो प्रकृति पे डिपेंड करता है। अब बोलेंगे कि इसका फॉर्मूला अगर अलग से आया जाए, अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यहां बनाते हैं कि हम लोग लेते हैं R बराबर R, ये क्या था मेरा L था, क्या था L था, और यहाँ क्या था A था, क्या था A था। फॉर्मूला देखो L था और नीचे क्या था A था। अब इसका फाइनली फॉर्मूला बन रहा है। अभी क्या करेंगे, R बराबर यहाँ देखो एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, रो, क्या बोलेंगे, रो इज कांस्टेंट L बाई A। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला भी आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रो L बाई A। रो बोलता है एक नियतांक होता है, क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, जिसको रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। और रो का मात्रक बताए थे हम, क्या मात्रक बताए थे, क्या बताए थे, ओम मीटर, ओम मीटर। ये याद रखना, प्रतिरोधकता का मात्रक रो, रो को क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है। अब एक होता है विशिष्ट चालकता, क्या होता है, विशिष्ट चालकता, क्या होता है, विशिष्ट चालकता। यहां आप लोग लिख लेना है विशिष्ट, हाँ। अब बोले विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, बोलो तो, सेम सेम, क्या बोलेंगे, लेकिन माइनस पावर क्या होता है, -1, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम पे पावर -1, एम पे पावर -1 होता है। विशिष्ट चालकता का क्या होता है फॉर्मूला, मात्रक क्या होता है, विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। याद रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब यहाँ पे प्रतिरोध का बात आपको समझ में आ गया पूरा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पे हम इसका एडवांस थोड़ा सा चलते हैं। अब बोलेगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, विभवांतर पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, विद्युत धारा पढ़ लिए, और क्या पढ़ लिए, प्रतिरोध पढ़ लिए। अब बोलेगा कि यही तीनों चीज से एक ओम नामक वैज्ञानिक ने, कौन नामक वैज्ञानिक, एक ओम नामक वैज्ञानिक ने
क्या दिया? ओम का नियम। कौन सा दिया? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम का नियम दिया। और ये कौन चीजों को लेकर के? विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध को लेकर के इसका एक कॉम्बिनेशन देखा। क्या देखा? कि विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, तीनों का एक तीसरे से क्या है? संबंध है। और वही संबंध को समझाया और उसको एक फॉर्मूला के शक्ल में दिया। आया समझ में? कौन दिया? ओम नामक वैज्ञानिक ने, जिसको क्या नाम रखा? एक थ्योरी दिया। ये तीनों के रिलेटेड संबंध है। बोला कि विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच क्या है? एक संबंध है। और वही संबंध को परिभाषित किया और परिभाषा का नाम क्या दिया? ओम का नियम। ये भी क्वेश्चन में आता 2 नंबर में, ओम के नियम को लिखे। आया समझ में? अब होगा ओम का नियम होगा, बोलेगा कि किसी चालक, क्या बोलेगा? किसी चालक, बोलेगा अचर ताप। पहले ताप क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसका एक शर्त है, ओम का नियम जो डालने पर एक पहला शर्त है कि टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि जितना है उतना ही होना चाहिए, घटना और बढ़ना नहीं चाहिए, फिक्स होना चाहिए। बोल रहा है अचर ताप पर किसी चालक से क्या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यानी कि कोई चालक है, तार है, उससे प्रवाहित होने वाली क्या? विद्युत धारा। इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालकों के सिरों के बीच विभवांतर का क्या होता है? समानुपाती होता है। चालक के सिरों के बीच का विभवांतर का क्या होता है? समानुपाती होता है। आप लोग इसको लिख लोगे। आप फिर से बोलेंगे, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली, क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा चालकों के सिरों के बीच विभवांतर का क्या होती है? सीधा समानुपाती होती है। चालकों के सिरों के बीच का विभवांतर का क्या होती है? सीधा समानुपाती होती है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। हम जो बोले हैं हम यहाँ पे लिखे नहीं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना? अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। बोलेगा विभवांतर का क्या होती है? सीधा समानुपाती है। कौन होती है? जो विद्युत धारा बहती है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I। और I जब फ्लो होता है तो उसके साथ साथ क्या? रेसिस्टेंस पैदा होता है। चाहे कोई भी प्रकृति, अभी हम लोग पढ़े हैं, तो वोल्टेज बराबर क्या कर देंगे हम लोग? बराबर क्या होगा फॉर्मूला? I R। V बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I R। V बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I R। R किस लिए गुना में लिख दिए? क्योंकि धारा के साथ साथ उससे क्या जुड़ा रहता है? प्रतिरोध उसके साथ साथ चलता है, इसलिए उसके गुणनफल में चला गया। V बराबर क्या हो गया? I R। ये ओम के नियम से क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर से तुम विद्युत धारा का फॉर्मूला निकाल सकते हो। V बराबर क्या निकाल सकते हो? R। और फिर हम लोग फॉर्मूला ले सकते हैं, R बराबर क्या लिख सकते हैं? बोलो तो जरा। V बाई I। हम इस तरीका से इसको फॉर्मूला को लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला क्या आता है? ऑब्जेक्टिव में आता है। फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि ओम के नियम से फॉर्मूला क्या होता है? ओम के नियम से क्या फॉर्मूला होता है? तो V बराबर आई आर भी आएगा ऑप्शन में, वो मार देंगे। अगर भी I बराबर V बाई आर आया तो वो मार देंगे, अगर R बराबर V बाई आया तो वो मार देंगे। ठीक है, तीनों एक ही शकल का, सिर्फ आगे पीछे हुए हुए। अब बोलेंगे कि ओम के नियम के अनुसार जो प्रतिरोध होता है, क्या होता है? प्रतिरोध होता है, उसका SI मात्रक। पहली बात कि प्रतिरोध को कौन सा लेटर से डिनोट करेंगे? तो किसे डिनोट करेंगे? R से। किससे डिनोट करेंगे? R से। R मीन्स क्या? प्रतिरोध। I मीन्स क्या? विद्युत धारा। और V मीन्स क्या? विभवांतर। V मीन्स क्या? विभवांतर। ये सब तो अभी हम लोग पढ़े हैं। विभवांतर को V से, विद्युत धारा को I से, प्रतिरोध को R से। ये तो चीज हम लोग पढ़ चुके। अब क्या होगा? प्रतिरोध का SI मात्रक। क्या SI मात्रक क्या होता है? क्या बोलते हैं? ओम। क्या बोलते हैं? ओम।
और ओम का साइन क्या है, इस तरीका का है, क्या है, ओम का साइन। और ये जो साइन है इसे क्या बोलते हैं, ओमेगा। याद रखना, प्रतिरोध का इसाई मात्रा क्या बोलते हैं, ओम। और ओम का किस साइन से डिनोट किया जाता है, इस साइन से, और इस साइन को क्या बोलते हैं, ओमेगा। याद रहेगा, ओमेगा। अब बोलेंगे कि प्रतिरोध हो गया, इसका इसाई मात्रक हो गया, इसका ओमेगा हो गया, और हमारा ओम का नियम भी हम लोग पढ़ लिए। इतना चीज हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, चालक पदार्थ है, चालक, आचालक और अर्धचालक। क्या पढ़ेंगे, चालक, कुचालक या आचालक, इसके बाद अर्धचालक। तो इसका डिफिनेशन हम लोग सीधा से देते हैं, ये भी आता है। लॉकडाउन के बाद जो एग्जाम हुआ था 2022 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, सिर्फ चालक, आचालक, अर्धचालक, इसका डिफिनेशन लिखना आया था 6 नंबर का। ऐसा समझे, इसलिए इसको भी नजरअंदाज नहीं करना है। चालक पदार्थ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका आंसर बोलेंगे वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे, चालक पदार्थ बोलेंगे। जैसे हम लोग जो लिखे थे, चांदी, एल्युमिनियम, है ना, ये सब लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब बोल देंगे चालक पदार्थ। बोलेगा अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ। ठीक है, बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे लकड़ी, दीवार, है ना, ये सब वगैरह चीज जो जिससे नहीं पास होता है। ठीक है, बोलेगा हमारा बॉडी जो है ये कौन सा पदार्थ है, विद्युत का कौन सा है, विद्युत का चालक है, चालक पदार्थ में चलाएगा। ठीक है ना। इसके बाद बोलेंगे कि कुचालक, ये अर्धचालक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, नन कंडक्टर, अब क्या है, अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर। वैसा पदार्थ जिसका क्या हो, चालक और अचालक पदार्थों के बीच हो, जिसका विशिष्ट चालकता क्या हो, चालक और कुचालक के बीच हो, उसे क्या बोलेंगे, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। जैसे में क्या लिखाए थे, जर्मेनियम, सिलिकॉन वगैरह जितना भी ये सब है उपधातु है, ये सब किसमें चलाएगा, उपधातु, किसमें चलाएगा, तुम्हारा अर्धचालक में, सेमी कंडक्टर में। ठीक है ना। यहां पर के इसके बाद का टॉपिक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर पढ़ेंगे। आप लोग लिखना है, क्या क्वेश्चन में रहा है, आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर है कि नहीं। इसमें आएगा आपका फिर संयोजन आएगा, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। बोलेंगे कि आमीटर जो है, आमीटर वो कौन सा कनेक्शन में जुड़ा होता है, सीरीज कनेक्शन, याद रखना। और वोल्ट मीटर जो है वो कौन सा कनेक्शन में जुड़ा होता है, समानांतर कनेक्शन में। ये ऑब्जेक्टिव आएगा तुम्हारा, घर का जो वायरिंग किया जाता है कौन सा कनेक्शन में किया जाता है, कौन सा कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में, समांतर कनेक्शन में। आए समझ में। तो उसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला अगर देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन का अगर फॉर्मूला देखेंगे, क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। अगर समांतर क्रम संयोजन क्या देखेंगे, समांतर क्रम संयोजन अगर फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R बराबर R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। ये तुम्हारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया और ये भी फॉर्मूला कैसे आया। आए समझ में। तो ये सब इतना बात हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारा टॉपिक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में इसका और भी टॉपिक्स बनाएंगे। ठीक है। तो जब तक आप लोग ये पूरा देखिए, एक बार नहीं समझ में आए एक बार और देखिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है।